आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्ते, आज तक रेडियो है। ये शाम हो गई है और दिन भर आप सुन रहे हैं। दिल्ली में मैं बैठा हूँ, मौसम में एक हल्की सी खुनक भी आ गई है, प्रदूषण भी साथ ही आया है। लेकिन आज बात करेंगे सबसे पहले उन पैंडेमिक्स की, उन महामारियों की जो भविष्य में आ सकती हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई तो जारी है, लेकिन आने वाली महामारियां ज़्यादा खतरनाक होंगी। एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। क्यों होगा ऐसा, समझेंगे। बिहार ले चलेंगे आपको, कुछ आवाज़ें चुनावों के रंग की होंगी। और ये भी बात करेंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी और मायावती वाले तीसरे मोर्चे के किंग मेकर बनने के कोई आसार हैं या नहीं। अगली खबर, तिब्बत में चीन ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है लोगों पर, उसमें अब भारत को अमेरिका का साथ मिला है और भी मजबूती से। तो चीन को अब इस मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरना क्या भारत के लिए ज़्यादा आसान होगा। और आखिर में विवाद चल रहा है मिर्ज़ापुर 2 को लेकर के। उसमें सुरेंद्र मोहन पाठक के एक उपन्यास को गलत रूप में, अश्लील रूप में दिखाया गया, इसको लेकर के विवाद हो रहा है। तो सुनाएंगे कि असल उपन्यास में, असल नॉवेल में क्या था। लेकिन पहले जल्दी से हेडलाइन सुन लीजिए प्रतीक वाघमारे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी समेत कई योजनाओं को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री कुल 17 प्रोजेक्ट्स और 4 समारोह का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों से हटा दिया है। हालांकि कमलनाथ उपचुनाव में प्रचार कर सकेंगे, लेकिन खर्चा पार्टी नहीं प्रत्याशी देगा। पूर्व आईएफएस अफसर यशवर्धन सिन्हा नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सर्च कमेटी द्वारा सूचना आयुक्तों के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को लेकर सरकार को एक असहमति नोट सौंपा था। इसमें चयन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही। सक्रिय मामले देश भर में 6 लाख के नीचे पहुंच गए हैं और रिकवरी रेट 91% से ज्यादा हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया और दिल्ली में पिछले 4 हफ्ते में 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भोपाल में कट्टरपंथी और मुस्लिम संगठनों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। बाबा रामदेव ने कहा कि कट्टरवाद के कारण दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास में सबसे महंगा साबित होने जा रहा है। एक रिसर्च ग्रुप के अनुमान के मुताबिक इस चुनाव की कुल लागत 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकती है। और मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस सहित आईडीसी और काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग चीनी कंपनी हुआवे को पीछे छोड़कर एक बार फिर से नंबर 1 बन गई है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाओमी है, एप्पल चौथे पर है और 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर वीवो, ओप्पो और रियलमी शामिल है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कंगाली छाई हुई है, या थोड़ा बहुत पैसा है और पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो शुभम शंखधर से मिलिए। मनी मैनेजर में आते हैं। कल शनिवार है और कल नया एपिसोड उनका रिलीज़ होगा। तो क्रेडिट कार्ड लें तो किस तरह का लें, लोन लेते समय क्या ध्यान में रखें, इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, ऐसी सारी सलाह मशवरे जो है वो देते हैं। पैसा उधार नहीं देते हैं, दुर्भाग्य से। वो कोशिश मत कीजिएगा, मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। नहीं देते हैं, वो ज्ञान देते हैं। मनी मैनेजर कल आएगा, आप सुनिएगा आज तक रेडियो पर ही। लेकिन ये वाला जो शो है जो अभी आप सुन रहे हैं, इसका नाम है दिन भर, जिसमें हम करते हैं दिन की बड़ी घटनाओं पर एनालिसिस। शुरुआत करते हैं सेहत की बात से, क्योंकि पॉलिटिक्स पर और बाकी तमाम चीज़ों पर बाद में बात हो सकती है। सेहत सबसे ज़रूरी है। 2020 बुरी खबरों के लिए जाना जाएगा और जाते जाते भी खबर जो है अच्छी कहीं से आ नहीं रही है। खबर यह है कि दुनिया के 22 सबसे लीडिंग एक्सपर्ट्स ने, मेडिकल साइंस के सबसे विद्वान लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो ये कहती है कि आने वाले समय में हम और महामारियां देख सकते हैं, और वो जो महामारियां होंगी, जो भविष्य में आएंगी, वो ज़्यादा डेडली होंगी, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा जानलेवा होंगी। इतना ही नहीं, उन्हें कंट्रोल करना भी, उन बीमारियों को काबू करना भी ज़्यादा खर्चीला होगा। तो इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होने से बचाना है तो तरीका एक ही है
कि इन्फेक्शियस डिसीजेस को लेकर के, यानी जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां हैं, उनको लेकर के अप्रोच हमें बदलनी होगी, रिएक्शन से लेके उनके प्रिवेंशन तक। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस वक्त दुनिया में 5.5 से 8.5 लाख वायरस ऐसे हैं जो इंसान के शरीर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। चिंता की बात है। मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद जमील। हमने उनसे बात की और पूछा कि इस रिपोर्ट पर एज अ वायरोलॉजिस्ट पहला रिएक्शन उनका क्या है। नहीं, इसको बहुत सी चीजें इस रिपोर्ट में ऐसी हैं जो पहले से मैंने पढ़ी हुई थी, जो पहले से जिनके बारे में पता था, लेकिन ये रिपोर्ट में सब चीजें एक जगह आ गई हैं। और जैसा आपने कहा, तकरीबन 50 लाख से नहीं 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक ऐसे कीटाणु हैं। मैं खाली वायरस नहीं कहूँगा, ऐसे कीटाणु हैं जो कि जानवरों में हैं, जो कि मनुष्य में बीमारी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये हर वक्त बीमारी नहीं पैदा करते, इसलिए कि जो जानवरों का और मनुष्य का जो कांटेक्ट है वो नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम जंगलों को काटते जाएंगे, जैसे जैसे हम जानवरों के रहने की जगहों को खत्म करते जाएंगे, वैसे वैसे ये कांटेक्ट बढ़ता जाएगा। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले दिनों में बीमारियां बढ़ेंगी, इसलिए कि ये जानवरों का मनुष्य का कांटेक्ट भी बढ़ेगा। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको समझने वाली बात है और आगे के लिए व्यवस्था बनाने की बात है। जी डॉक्टर जमील, ये बात ठीक है कि बहुत सारे वायरस हैं जिनका अभी जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो हमारे लिए वो एक तरह से फॉरेन बॉडी हैं, अननोन वायरसेस हैं। लेकिन ये आने वाली महामारियां ज़्यादा खतरनाक क्यों होंगी, ये हम अभी कैसे कह सकते हैं? देखिए, एक तो ये समझने वाली बात है कि आगे ज्यादा बीमारियां आएंगी, और जब ज्यादा बीमारियां आएंगी तो उसमें से हो सकता है कुछ बीमारियां ऐसी भी हों जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो। और वो चीज हमारे सामने अभी भी है। अगर हम पूरी 20वीं शताब्दी को देखें तो पूरी 20वीं शताब्दी में 4 पैंडेमिक हुई थी। 21वीं शताब्दी का अभी हमको सिर्फ 2 दशक हुए हैं, 20 साल हुए हैं, उसमें हमने 3 महामारियां देखी हैं। सबसे पहले आपको ये सार्स कोरोना वायरस आया। हालांकि वो एक तरह से महामारी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत से ममालिक में, बहुत से कंट्रीज में फैल गई। उसके बाद 2009 में स्वाइन फ्लू आया, जिसको हम पैंडेमिक फ्लू भी कहते हैं, और अब ये कोविड आया। तो जो बीमारियों की, जो महामारियों की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि हम अपने पर्यावरण की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत से जो जानवर हैं जिनमें ये कीटाणु मौजूद हैं वो मनुष्य से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे आने वाली बीमारियां कोविड से ज्यादा खतरनाक होंगी, लेकिन ये तो तय है कि ज्यादा बीमारियां जानवरों से आदमियों में उभरेंगी, और जब ये ज्यादा उभरेंगी तो हो सकता है उनमें से कोई ज्यादा खतरनाक भी हो। लेकिन ये भी है कि अब तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, क्या हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इन महामारियों से निपटने में सक्षम नहीं होंगी? नहीं, देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बढ़ी है, और उसी की वजह से आज इस पैंडेमिक को शुरू हुए कोई 9 महीने हुए हैं, और उसमें तकरीबन 200 वैक्सीन हैं जो कि अलग अलग स्टेजेस पे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन तैयार हुई, लेकिन
हमारी जो पूरी साइंटिफिक व्यवस्था है इस वक्त, वो एक रिएक्शन मोड में है। जब बीमारी उभरती है तब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, और जब वो बीमारी चली जाती है तो हम फिर भूल जाते हैं और हम उसी रंधन में वापस आ जाते हैं। तो हमको ये बदलना होगा। अगर जब तक हम ये नहीं बदलेंगे तब तक ये बीमारियां आती रहेंगी, और टेक्नोलॉजी एक हद तक ही आपका साथ दे सकती है। जी डॉक्टर जमील, आखिरी सवाल ये कि हमारी दुनिया इतनी तरक्की कर रही है कि क्या आने वाले पेंडेमिक की पहचान या उसकी तैयारी हम पहले से नहीं कर सकते, कि हम पहले से ही तैयार रहें किसी भी तरह के पेंडेमिक से बचने के लिए? हम पहचान इसकी तो जरूर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे कीटाणु जानवरों में हैं जो कि मनुष्य में आ सकते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं बता सकते कि उनमें से कौन से कीटाणु जो हैं वो बीमारी पैदा करेंगे, और उनमें कौन से ऐसे कीटाणु हैं जो कि महामारी इख्तियार कर लेंगे। ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी जरूर है कि हम पता कर सकें कि कौन कौन से कीटाणु जानवरों में हैं जो कि मनुष्य में आ सकते हैं। ये थे डॉक्टर शाहिद जमील। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। और अब थोड़ी बिहार चुनाव की बात करते हैं। पहले चरण की वोटिंग वहाँ हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को है। हमारे बहुत सारी साथी रिपोर्टर्स वहाँ पर हैं। द ललन टॉप से जुड़ी हमारी संवाददाता हैं स्वाति मिश्रा, वो सुपौल में थी और वहाँ उन्होंने एक सड़क पर कुछ लोगों से बात की। तो मौजूदा विधायक जो हैं वहाँ के, उनके हिमायती और एक पार्टी के प्रवक्ता को लोगों ने मौके पर ही घेर लिया। क्या हुआ, सुनिए। हमको पता चला कि गांव के स्कूल होते हैं, जो बिहार सरकार के स्कूल हैं, वहाँ पे 6ठी 7वीं में तो आके हमको कई लोगों ने फीडबैक दिया कि 6th 7th में आके जी बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, ABCD A फॉर एप्पल से परिचय करवाया जाता है। नहीं है मैडम, गांव-गांव में स्कूल खुली है और आप जिस रोड से आए हैं वो चकाचक रोड आपको मिली है। नहीं, एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोपाल चांद है, और यहाँ 10 सालों से विधायक जी ने जो काम किया है उससे जनता पूरी खुश है। और 10 सालों का एक बात मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, सबसे पहले मुझे ये बताइए, रामचंद्र नाम बताया आपने अपना, आप जनता है? गोपाल चंद जी, आप जनता है या मतलब कोई भी पार्टी के नेता के सहयोगी या उनकी टीम का हिस्सा है? मैं पहले तो एक आम मतदाता हूं, मुझे भी लोकतंत्र में मत डालने का अधिकार है, और मैं इतना जानता हूं कि कौन सा नेता, जो नेता अच्छा करेगा उसका साथ दूंगा। आज 15 वर्षों में जो काम हमारे एरिया का हुआ है वो आज तक नहीं हुआ था। रहा बात कि पहले डॉक्टर थोड़ा काम गिनाइए, काम गिनाइए, हॉस्पिटल हम में यही हाथ के हाथ फीडबैक लेंगे। बताइए, अनिरुद्ध प्रसाद यादव 4 टर्म से विधायक रहे, ठीक है? 2 टर्म से यहाँ निर्मली के विधायक रह रहे हैं। वही 4 टर्म से विधायक रहे, 2 बार यहाँ से रहे, 10 साल का कार्यकाल काफी बड़ा होता है। काम गिनाइए। 10 सालों में उन्होंने गांव-गांव में रोड बनाई, और ये जो NH 106 का है वो भी काम अभी जारी है, काम का टेंडर निकल चुका है। हमको लोगों ने बताया, अभी हम इसी रास्ते से आए थे, हमको लोगों ने बताया कि ये 30-40 साल से रोड का जो मधेपुरा वाला रास्ता है ना, कि इस 30-40 साल हो गए होंगे इस रोड को जो बर्बाद हुआ, तो अब जाके निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि चीफ जस्टिस के द्वारा संज्ञान लेने पर ये वर्क चालू हुआ। वो पहले सिंगल लाइन रोड थी, अब 4 लाइन रोड बन रही है, और उनको जब परेशानी लगी उन्होंने सरकार से संज्ञान लिया इस रोड पर, तो ये रोड चालू हुई। काम अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी काम। आप उस रोड की बात कीजिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 57 है। हमारे विधायक जी का ऐसा कृपा है, हमारे सांसद का ऐसा कृपा है, जदयू गठबंधन का, कि अभी अधिग्रहण हुए 2005 में, ये वर्ष 2005 में अधिग्रहण हुआ है जमीन। अभी यहाँ रैयत को मुआवजा नहीं हुआ,
अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है मुआवजा, जिसके चलते आधा घर टूटा, आधा घर पड़ा हुआ है और पैसा बाकी है, पैसा नहीं मिला। रोड पूरा जाम है। हमारे विधायक जी का वर्ग कितना है कि जितना भी साइड का ठेकेदारी होता है उनका वो हिसाब किताब रखते हैं। हमारे यहाँ सुपौल जिला में मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, हम लोग नथिंग कुछ नहीं जानते हैं उनको। आप बताइए नेता के सहयोगी जी, अस्पताल की आप बात करते बताइए, हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अस्पताल की बात करते हैं कि कोई भी नेता डिलीवरी केसेस जो है हमारे अस्पताल में 110%, 1 मिनट, 110% डिलीवरी पेशेंट आती है महिलाओं की, और एक भी महिला डॉक्टर प्रतिनियुक्त नहीं है। हम लोगों ने 50 बार, हजारों बार आवाज, यहाँ भी महिला डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ कोई भी इलाज की सुविधा नहीं। अगर कोई कितने सालों से उस अस्पताल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई? से नहीं है, 15 साल से नहीं है। आप बताइए। जी, हम गए थे, हम ना मधुबनी गए थे, जी हम मधुबनी गए थे। सुनिए, हम आपके पड़ोस में मधुबनी में गए थे, वहाँ भी हमको बेनीपट्टी में यही स्थिति लोगों ने बताई, और भी जगहों पर महिला डॉक्टरों के ना होने की, अनुपलब्धता की शिकायत मिली। आप बताइए, उनका कहना है, वो भी इसी शहर में रहते हैं, सही कह रहे गलत कह रहे, बताइए। ये रैयत वाला जो मुद्दा उठा है, ये कोर्ट में लंबित है ये मामला, और इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से मदद कर सकते हैं, पार्टिकुलर किसी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, वो हटाते हैं। आपने कहा कोर्ट में लंबित है, ये बताइए अस्पताल वाला महिला डॉक्टर तक नहीं है? अस्पताल पहले की अपेक्षा अस्पतालों में बहुत सुधार है। वो पहले की अपेक्षा कौन सा मापदंड है? 15 साल पहले, 15 साल के बाद, 2005 से पहले, 2005 के बाद। कई लोग, ये क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या बोल रहे हो? बोले ये प्रवक्ता है, यहाँ के जदयू पार्टी का प्रवक्ता है। हाँ, इनसे पूछा जाए कि यहाँ पे गली नली योजना का कहाँ कहाँ काम हुआ, ये बता दे। यहाँ पर इनके दुकान से कुछ दूरी आगे जाकर के NH 106 के बगल से एक सड़क गुजरी है, 2-3 पंचायत को जोड़ती है। आज़ादी के बाद से अभी तक सड़क नहीं बना है वहाँ पर। और बात रही NH 106 का, तो यहाँ का ये कहावत था कि सड़क में गड्ढा या गड्ढा में सड़क, यह पुराना हो चुका है, हम लोग के लिए नियति बन चुका है। इस सड़क से जर्जर का दिन रात ठोकर खाते हैं, लेकिन यहाँ सड़क नहीं बनता। और शिक्षा का बात रहा मैडम, तो यहाँ पर हम लोग के बगल में एक हम लोग का यूनिवर्सिटी पड़ता है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। 6 साल में मैडम यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। हम लोग के यहाँ से 120 किलोमीटर। पूरे बिहार की हालत है, 6-7 साल, 5 साल। मैं 120 देना पड़ता है, बिना पैसा का काम नहीं। 120 किलोमीटर दूर यहाँ से दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, हम लोग वहाँ पर जाकर के एडमिशन लिए, वहाँ पर जाकर के पढ़ाई करते हैं। हम लोग के घर से 40-45 किलोमीटर दूर है मधेपुरा, यहाँ पर 6 साल में डिग्री कंप्लीट होता है। यही है इस बार का हम लोग का भी हाल मांगा जाता है। हम लोग एडमिट कार्ड लेने जाते हैं कॉलेज में, तो 200 रुपया मांगा जाता है। एडमिट कार्ड देने का 200 रुपया, जो कि 1 रुपया भी उसका नहीं है, बट 200 रुपया। मूल प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो 200 लिया जाता है। और मैंने तभी उस वक्त में क्या कहा कि जिस स्कूल से ये सिखाना चाहिए कि आप कहीं घूस न दें, आप अन्याय के प्रति, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा दे, आप उसी स्कूल में हमें ये सिखाते हैं कि 200 रुपया घूस दो। तो ये चुनाव के रंग थे। बिहार के सुपौल में लोगों से बात करनी थी स्वाति मिश्रा। बिहार में अरसे से मुकाबला जो है वो 2 तरफा होता है, एनडीए एक तरफ और दूसरी तरफ यूपीए। इसके अलावा जो और प्रयास होते हैं तीसरे मोर्चे के या और जो स्वतंत्र पार्टियां लड़ती हैं वो उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाती हैं। इस बार 6 पार्टियों ने साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाया है। पार्टियों की संख्या ज़्यादा है, 6 पार्टियां हैं, लेकिन वो कैसा परफॉर्म करेंगी उसको लेकर के अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। तो ये पार्टियां हैं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा वही हैं जो कभी नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो कि मूलतः यूपी की पार्टी है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा समाजवादी जनता दल देवेंद्र यादव वाली और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट। तो ये 6 पार्टियों का अलायंस है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है बिहार की उसमें तीसरे मोर्चे की जगह बहुत मजबूत नहीं होती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, ज़मीन पर मौजूद कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा 10% वोट ला सकता है, और ऐसी सूरत में वो किसी को बहुमत ना मिलने की सूरत में किंग मेकर बन सकता है। तो तीसरे मोर्चे की भूमिका क्या हो सकती है इसे लेकर बात की हमारे साथी पत्रकार प्रभाष के दत्ता से, जो बिहार की पॉलिटिक्स को अच्छे से बूझते हैं। प्रभाष से हमने पूछा कि क्या कर गुजरना होगा तीसरे मोर्चे को, कितने % वोट की ज़रूरत होगी किसी की सरकार बनवाने के लिए।
किंग मेकर बनना वोट शेयर से ज्यादा कितनी सीटें लाते हैं इस पर निर्भर करेगा। और जहां तक इनकी विनेबिलिटी का प्रश्न है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जहां से इनके इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं वो कितने पावर। और अभी जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं उनमें से जैसे बक्सर, मुंगेर, रोहतास, इन जगहों पे कुशवाहा कहते हैं कि उनका अपना प्रभुत्व है। वो कहते हैं कि वो वहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इन जगहों पे चुनाव के बाद जो वहाँ के कुछ पत्रकारों से या कुछ लोकल ओपिनियन लीडर से जितनी बातचीत मेरी हो पाई है, खासकर मुंगेर में जहाँ अभी वायलेंस भी हुआ, तो वहाँ मतदाताओं के दिमाग में थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट या फिफ्थ फ्रंट जो भी बिहार में है, तो फ्रंट के बाहर मतदाता की प्रायोरिटी नहीं है। उन लोगों की प्रायोरिटी है जिनके जानने वाले चुनाव लड़ रहे हैं, बस उतना जो व्यक्तिगत निजी प्रभाव क्षेत्र है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें वोट मिलने वाली बातें कही जा रही है। चुनाव बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, पता नहीं होता कब कौन जीते कब कौन हारे, जनता का मूड नहीं देखा कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। कितनी सीटें जीत पाते हैं इस पर निर्भर करेगा। बिहार में अगर 205, 210, 20, 40 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, पॉसिबल है कि का वोट परसेंटेज ज्यादा हो, उससे वो किंग मेकर बनाने की स्थिति में होंगे। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा और रुकना चाहिए, 3 ही फेज का है, 2 फेज कम से कम बीतने देना चाहिए। प्रभाष, आप तो सभी पार्टियों के बिहार में राजनीतिक इतिहास से वाकिफ हैं, क्या लग रहा है मतलब कितनी सीट काफी होंगी कि किंग मेकर बन सकें सीट के मामले में? देखिए, अभी बिहार के राजनीति में किंग मेकर के तौर पर किसी को भी देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। 2-3 वजह हैं इसके, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो देश की राजनीति है उस राजनीति में जनता ने फ्रैक्चर्ड मैंडेट देना लगभग बंद कर दिया है। 1-2 अपवाद हैं, जैसे हरियाणा में हो गया था, वो भी हरियाणा में हुआ क्योंकि ऐसी पार्टी आ गई, एक ऐसा नेता आ गया जिसका पुराना इतिहास है उस परिवार का, तो वो वजह रह गई। अगर वह सबसे करीब आए मध्य प्रदेश में, वहां भी कांग्रेस को बढ़त मिली। तो जनता या तो वोट एक पार्टी को बिल्कुल हराने के लिए दे रही है या एक क्लियर मैंडेट दे रही है। पिछले 5-7 सालों का देख लें, देश के किसी भी राज्य का आप इतिहास देखेंगे तो ऐसा ही आ रहा है। उड़ीसा जैसे राज्य में तो बिल्कुल 2 तरह के मतदान हुए हैं, जबकि 7-7 हुए लोकसभा और विधानसभा के। तो हम ये कहें कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा तो वैसी हालत में ही कोई किंग मेकर हो सकता है। जनता शायद अब पहले से ज्यादा जागरूक है, उसको अपने मुद्दों के बारे में ज्यादा पता है, जितना कई सारे पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर्स लोग जो दलीलें देते हैं, चुनाव का रिजल्ट जब आता है तो वो दलीलें खारिज हो चुकी होती हैं, लेकिन हम फिर उस पर बात नहीं करते हैं क्योंकि वो इररेलेवेंट हो चुकी है। तो जनता पॉसिबल ये है कि किसी एक पक्ष को वोट दे। किंग मेकर की भूमिका बिहार में 2005 के या उसके पहले भी आप देखें तो नहीं रही है किसी को। 2005 में जो 1 फरवरी को चुनाव हुआ था वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट का था, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि किंग मेकर सत्ता की चाबी मेरे हाथ में है, वो भी किसी तरफ नहीं दे पाए। हाइपोथेटिकली, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, कितनी सीटें चाहिए, तो इनको उतनी सीटें चाहिए, कम से कम 10 से 25 के बीच में सीटें इनकी आनी चाहिए, और उतनी सीटें कम एनडीए या महागठबंधन को आनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताएं कि अगर तीसरा मोर्चा इतनी ताकत बटोर लेता है कि किसी को उसका सहारा लेना पड़े सरकार बनाने के लिए, तो एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट स्वाभाविक चॉइस लगती है, मतलब किसे चुनेंगे वो? देखिए, कुशवाहा वहां नहीं जाएंगे जहां नीतीश कुमार है, ये एक बात तय है। तो अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं तो कुशवाहा आरजेडी वाले महागठबंधन में जाएंगे। किसी वजह से अगर जेडीयू की सीटें इतनी कम आती हैं और दूसरा एक और पार्टी है एलजेपी, उसकी सीटें इतनी आती हैं कि बीजेपी एलजेपी गठबंधन का एक पोस्ट पोल अलायंस का संयोग बनता हो, वैसी स्थिति में अगर ये वाकई किंग मेकर जैसी भूमिका में होने को होंगे तो वो गैर नीतीश वाली एनडीए में जाएंगे, अदरवाइज वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। ये थे हमारे इंडिया टुडे के साथी सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाष के दत्ता। आज तक रेडियो
aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब अगली खबर। तिब्बत जो है, जिस पर अवैध कब्जा है चीन का, बीते दिनों एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि चीन ने तिब्बत में हजारों लोगों से फोर्स्ड लेबर, जिसको कहते हैं, ज़बरदस्ती मतलब उनको रखा हुआ है और उनसे मजदूरी और मेहनत का काम करवाया जा रहा है, वो चीन उनसे करवा रहा है। अमेरिका का जेम्स टाउन फाउंडेशन है एक संस्था जिनकी ये रिपोर्ट थी, जिसमें ये क्लेम किया गया था। कुछ महीने भर पुरानी रिपोर्ट हुई है, लेकिन इसकी तुलना हो रही है शिनजियांग प्रांत में चीन जो वीगर मुसलमानों के साथ कर रहा है उससे। अब तिब्बत इश्यूज़ को लेकर के जो अमेरिकी सरकार के टॉप ऑफिशियल हैं, जो तिब्बत इश्यूज़ के स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट डेस्त्रो, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में, उन्होंने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से इंटरव्यू में कहा है कि फोर्स्ड लेबर का कैंसर शिनजियांग से तिब्बत तक पहुंच गया है। तो चीन से तनाव के बीच तिब्बत के मोर्चे पर भी भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है। हमने गीता मोहन से ही बात की और उनसे पूछा कि आपकी जो बात हुई रॉबर्ट डेस्त्रो से, उसमें फोर्स्ड लेबर की बात आई, लेबर कैंपस की बात आई, मतलब कितना गंभीर है ये मामला, ज़मीनी हालात क्या कह रहे हैं कि तिब्बत में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जी, बहुत ही गंभीर मामला है जिस पर बातचीत हुई। रॉबर्ट डेस्त्रो जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पहले ऐसे ऑफिशियल है जिन्हें तिब्बत के मामले के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बत इश्यूज के लिए कोई अफसर नहीं थे। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन था अमेरिकी सरकार का कि उन्हें एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करने की जरूरत थी जो तिब्बत के मामले पर देखे। इंटरव्यू में रॉबर्ट डेस्त्रो ने साफ तरीके से कहा है कि जो कैंसर है लेबर कैंप्स का, वो शिनजियांग से अब तिब्बत तक फैल चुका है। मतलब कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हम पढ़ते आ रहे हैं कि आधे मिलियन लोग हैं जिनको फोर्स्ड लेबर में तिब्बत में लेबर कैंप में डाल दिया गया है, जिससे चीनी सरकार काम निकालते हैं और उन प्रोडक्ट्स को फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। इस मामले पर उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, कैंसर की तरह फैल रहा है, और अगर चीनी सरकार के ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं जो तिब्बत के फोर्स्ड लेबर के द्वारा बनाए गए हैं तो उन एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी डिसीजन जो है, सैंक्शन जिसे कहते हैं चीन के सरकार के खिलाफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आई इस इंटरव्यू में। गीता जी, तिब्बत और भारत का जो रिश्ता है उस नज़रिए से अगर देखें तो अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव ने जो कहा है वो डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से क्या रिलेवेंस हमारे लिए, भारत के लिए रखता है? बहुत अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें, भारत ने बहुत पहले ये रिकग्नाइज कर लिया था, वाजपेयी सरकार थी जब ये उन्होंने मान लिया था कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन रहेगा जिनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीनी सॉवरेन नेशन के भीतर होगा। वही बात रॉबर्ट डेस्त्रो ने भी कहा। जहां एक तरफ वो मानवीय अधिकारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधिकार हैं और जो भी हक हैं तिब्बती लोगों के, वो चीनी सरकार और चीनी सॉवरेन नेशन के भीतर के अंदर ही होगा। लेकिन जो ऑटोनॉमी प्रॉमिस किया था, जो वादे किए थे चीनी सरकार ने ऑटोनॉमी को लेकर, वो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तिब्बत के लोग आ जा नहीं सकते हैं अपने मर्जी से कहीं पर भी। तिब्बत में किसी को घुसना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से रेसिप्रोकल तिब्बत एक्सेस एक्ट जो अमेरिकी सरकार ने निकाला, वो इसलिए निकाला था क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल्स को तिब्बत में घुसने का हक नहीं है, परमिशन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उन सब सैंक्शन कर दिया ऑफिशियल्स जो तिब्बत को हैंडल करते हैं, ये बोल के कि अगर हम तिब्बत नहीं जा सकते हैं तो जो तिब्बत को संभालते हैं वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भारत और अमेरिका के जो विचार हैं वो बिल्कुल सेम पेज पर है कि ऑटोनॉमी हो। तिब्बत अगर चीन के अंदर है तो अंदर है, चीन का एक भाग है तो चीन का एक भाग है, लेकिन जो ऑटोनोमस रीजन, जो ऑटोनॉमी प्रॉमिस किया है, वो देना जरूरी है।
और तिब्बत जो है वो दुनिया की पहुंच से काफ़ी दूर है। कुछ तो उसकी ज्योग्राफी भी ऐसी है और कुछ उसको चीन ने बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। वहाँ की खबरों पे बड़ा रोक है, वहाँ से चीज़ें निकल के नहीं आती हैं। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, किस बात का डर है? वो इसीलिए है क्योंकि दो ही ऐसे रीजन्स है चीन में, शिनजियांग और तिब्बत, जहाँ के लोग आज भी आज़ादी मांग रहे हैं। आज भी ये कह रहे हैं कि उनको न केवल ह्यूमन राइट्स की आज़ादी चाहिए, उनको रिलीजियस राइट्स की आज़ादी भी चाहिए, कि उनके रिलीजियस राइट्स का उल्लंघन होता रहता है। तिब्बत बुद्धिस्ट है, शिनजियांग में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। तो इन लोगों के जो मानव अधिकार के का उल्लंघन होता है और जो करता आ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसको लेकर जो आवाज उठती है वो चीन को पसंद नहीं। और चीन ऐसा कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना नहीं चाहता है जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। एक ऐसा विजुअल अगर नजर आ जाए शिनजियांग या तिब्बत से प्रोटेस्ट के, तो उनको वो लगता है जैसे कि उनकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो गई। तो जब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे, जब तक ये मांगे जारी रहेंगी इंडिपेंडेंस की या ऑटोनॉमी की, तब तक चीन काफी क्लियरली ये अपने पॉलिसी के थ्रू बता रहा है कि किसी को वहां पर बिना परमिशन एक्सेस नहीं मिलेगा, और वहां अंदर होता क्या है और चीनी सरकार वहां के लोगों के साथ करती क्या है वो भी पता चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये थी इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। और अब आखिरी चीज़ इस दिन भर की वो ये कि हाल ही में एक सीरीज़ आई मिर्ज़ापुर 2, बड़ी चर्चा है उसकी। उसमें एक विवाद हो गया है। एक बड़े मशहूर लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक, करीब 300 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। मिर्ज़ापुर 2 में एक किरदार है सत्यानंद त्रिपाठी, एक तरह से विलन का किरदार है वो। कुलभूषण खरबंदा ने वो किरदार निभाया है। तो वो किरदार ऐसा है कि जो अपनी पुत्र वधू से यानी अपनी बेटे की पत्नी से सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। ऐसे किरदार को एक किताब पढ़ते हुए दिखाया गया है और उस किताब का नाम और उसका कवर उसमें दिख रहा है। किताब का नाम है धब्बा, जो कि सुरेंद्र मोहन पाठक की किताब है। ठीक है, अच्छी बात है, एक लेखक की किताब दिखाई, लेकिन उस किताब में देखकर जो वाक्य सत्यानंद त्रिपाठी बोल रहे हैं वो उस किताब के एक्चुअली है ही नहीं, बल्कि वे थोड़े अश्लील श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वो जो इरोटिक साहित्य होता है उस तरह के वाक्य हैं। अब सुरेंद्र मोहन पाठक को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने नोटिस भिजवा दिया है मिर्ज़ापुर 2 के मेकर्स को और कहा है कि अगर जवाब नहीं आया तो हाई कोर्ट में केस करेंगे। तो मैंने बात की मुबारक अली से। मुबारक हमारे साथी पत्रकार हैं और उनकी एक पहचान ये है कि सुरेंद्र मोहन पाठक ने 300 उपन्यास अगर लिखे हैं तो मुबारक अली ने 300 के करीब उपन्यास उनके पढ़े हैं। लगभग हर उपन्यास उन्होंने पढ़ा है, और बल्कि वो जो पाठक साहब का क्लोज्ड ग्रुप है, जो उनके प्रशंसकों का ग्रुप है, जो उनके संपर्क में भी रहता है, उसमें भी मुबारक हैं। तो मैंने मुबारक से यही पूछा कि पहली बार जब उन्होंने ये सीन देखा एज अ सुरेंद्र मोहन पाठक फैन, कैसा लगा उन्हें, कैसा महसूस किया? इनिशियल रिएक्शन तो यही था कि अरे वाह, मेरे प्रिय लेखक की किताब है जो इतनी बड़ी सीरीज में दिख रही है, जिसका इतना क्रेज है। ये दूसरे एपिसोड की बात है। उस एपिसोड में सत्यानंद त्रिपाठी को सिर्फ किताब थामे हुए दिखाया गया, वो पढ़ते नहीं है उसमें से कुछ। यहाँ तक तो ठीक था। गुस्सा अगले एपिसोड में आता है जिसमें सत्यानंद त्रिपाठी को किताब पढ़ते हुए दिखाया गया, और उस वक्त जो वॉइस ओवर चलता है वो बहुत गंदा है। सीधे सीधे पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो, मस्तराम टाइप किताब से लिया हुआ। तब लगा कि यार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब एक प्रतिष्ठित लेखक जो लगभग 6 दशक से लगातार लिख रहे हैं, उनकी किताब दिखाते हुए आप कुछ भी घटिया चीज परोस दोगे क्या? ये सिर्फ चूक नहीं है, ये सरासर अपमान है लेखक का। यहाँ एक विडंबना भी बताता हूं मैं आपको। मिर्जापुर का जो ट्रिविया सेक्शन होता है, मतलब अमेजॉन प्राइम का जो ट्रिविया सेक्शन होता है हर फिल्म या सीरीज का, तो उसमें मिर्जापुर वालों ने लिखा है कि क्रिएटर पुनीत कृष्णा जो है वो एसएमपी के फैन है और यूं वो अपना सम्मान प्रदर्शित करना चाहते थे। तो फैन ऐसे थोड़ी होते हैं कि बरसों की कमाई इज्जत पर भट्टा ही लगा दे। अगर पुनीत कृष्णा फैन होते तो कम से कम उन्हें इतना तो पता ही होता कि ये जो पढ़ा जा रहा है वो एसएमपी की किताब में हो ही नहीं सकता। मुबारक की बात ठीक है, लेकिन धब्बा की एक्चुअल स्टोरी है क्या? मतलब जो दिखाया गया मिर्जापुर 2 में वो तो हमने देखा, पर धब्बा उपन्यास किस बारे में? धब्बा जो किताब है वो बेसिकली एक मर्डर मिस्ट्री है। ये पाठक साहब की सुनील सीरीज का नॉवेल है, जिसके केंद्र में एक मैगजीन और उसके संपादक की करतूतें हैं। ये मैगजीन जो होती है वो मैगजीन कम स्कैंडल शीट ज्यादा होती है, और उसका संपादक उसका इस्तेमाल जो है ढकी छुपी ब्लैकमेलिंग के लिए करता है। और इसी बीच एक मर्डर हो जाता है जिसे रिपोर्टर जो हमारा हीरो है सुनील चक्रवर्ती वो सुलझाता है। ये एक टिपिकल मर्डर मिस्ट्री नॉवेल है
इसका धब्बा टाइटल इसलिए है क्योंकि एक बैंक चेक की बैक साइड पर लगे धब्बे से सारी मिस्ट्री सुलझती है। मुबारक, आपको क्या लगता है अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? मतलब मिर्ज़ापुर 2 बनाने वालों को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको जो है अपनी गलती एक्नॉलेज करनी चाहिए। मतलब ट्विटर फेसबुक पर पाठक साहब का फैन क्लब जो है वो मुखर होकर विरोध कर रहा है, मेकर्स को टैग कर रहे हैं लोग, मीडिया में भी इतनी कवरेज मिल चुकी है, फिर भी मेकर्स ने अब तक इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला है। कम से कम मेरी नॉलेज में तो नहीं बोला है, मुझे कहीं नहीं दिखा। तो सबसे पहले तो उनको आकर अपनी गलती मान लेनी चाहिए, खास तौर से तब जब लेखक ने खुद अपनी आपत्ति उन तक पहुंचा दी है। सुरेंद्र मोहन पाठक ने एक लेटर लिखकर अपना रोष दर्ज कराया है और मेकर्स को भी ईमेल किया है उस बारे में। तो एक लीजेंडरी लेखक ने अपना तमाम मान सम्मान जो उम्र भर मेहनत करके कमाया है उस पर धब्बा लगाने का काम अगर आपसे अनजाने में हुआ या जैसे भी हुआ, सामने आकर उसे कबूल तो कीजिए, वो सीन हटा दीजिए या कम से कम किताब ही ब्लर करवा दीजिए। ये होता है ना, ये न्यू एज के तमाम फिल्मकार जो है इनका दावा रहता है कि उनकी रिसर्च बहुत तगड़ी रहती है, वो फैक्ट्स पर बहुत जोर देते हैं। यहाँ ये सब गड़बड़ है। कम से कम अपने इन दावों की ही लाज रख ले, इसे ठीक कर ले, एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस फ्रंट पे मेकर्स को मिर्जापुर पे काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथी जर्नलिस्ट मुबारक अली। दिन भर में आज इतना ही। कल पॉडकास्ट, कोरोना कवरेज और मनी मैनेजर के नए एपिसोड्स आ रहे हैं जिन्हें ज़रूर सुनिएगा। कोरोना कवरेज के 220 एपिसोड्स आज हम लोगों ने कर लिए, 221वां कल आएगा। और जब तक ये महामारी है हम कोरोना कवरेज लेकर आते रहेंगे। बहुत लोगों ने हमें लिखा है, जिनमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, कि एक साइंटिफिक अप्रोच से इस पैंडेमिक की खबरों को समझने और समझाने की कोशिश हमने कोरोना कवरेज पॉडकास्ट में की है। अगर आपने अब तक नहीं सुना तो सुनिए। अगर आप स्पॉटिफाई पर हैं या गूगल एप्पल पॉडकास्ट पर हैं या जहाँ कहीं भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं, कंज्यूम करते हैं, वहाँ आप हमारे अलग अलग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 ताल सोमवार को आ रहा है और इस बार बात है रिलीजन पर, धर्म पर। सुनिएगा और अपना फीडबैक भेज सकते हैं हमें radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है।